स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे पॉवर्टी के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी के बारे में मैंने बता दिया था कि पॉवर्टी दो तरीके की होती है। एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट, और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव। एब्सोल्यूट के लिए मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। एब्सोल्यूट को मेजर करने के, मेजर करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें एक आता है कैलोरी मेथड, कैलोरी, और दूसरा सैलरी मेथड। ठीक है, कैलोरी मेथड और सैलरी। ठीक है, दूसरा, पहला कैलोरी मेथड और दूसरा सैलरी मेथड। कैलोरी मेथड में मैंने बताया था कि अगर मैं कैलोरी मेथड की बात करूं तो कैलोरी मेथड के लिए दो लोगों का डेटा इंपॉर्टेंट है। कैलोरी मेथड की अगर बात करूं तो इसमें एक जन का नाम आता है, एक कमिटी आती है, अलग कमिटी, अलग कमिटी। और दूसरा आता है लकड़वाला कमिटी, लकड़वाला कमिटी। ठीक है, अलग कमिटी और लकड़वाला कमिटी। इसमें क्या कहा गया था? ये है मिस्टर वाई अलग, योगिंदर अलग, और ये है लकड़वाला जी। ठीक है, अलग कमिटी और लकड़वाला। पहले कौन है ये? एक नंबर है कौन है? अलग जी। और दूसरे नंबर ये लकड़वाला जी। इन्होंने कहा था कि भाई जो गांव में लोग रहते हैं उनको काम काज ज्यादा करना पड़ता है, इसके लिए उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा था कि अगर कोई पर्सन एक दिन में गांव में 2400 कैलोरी कंज्यूम कर लेता है तो वो गरीब नहीं होगा। ठीक है, रूरल, रूरल एरिया में कितना बोला था? 2400 कैलोरी पर पर्सन, पर पर्सन पर डे। ठीक है, तो वो गरीब नहीं होगा रूरल एरिया में। और दूसरी बात क्या कहा अर्बन एरिया के लिए? अर्बन एरिया में ऑफिस वर्क ज्यादा होता है, इसलिए लोग बैठ करके ज्यादा काम करते हैं, तो उन्हें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए कम कैलोरी चाहिए। तो वहां के लिए कहा गया था 2100 कैलोरी। यानी शहरों में रहने वाले लोगों के लिए कितनी कैलोरी के बारे में बात किया था? 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अगर कोई इंसान गांव में है, वो 2400 कैलोरी एक दिन में कंज्यूम कर रहा है तो गरीब नहीं है। और कोई पर्सन शहर में है, वो 2100 कैलोरी एक दिन में कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो कहेगा कि भारत में पॉवर्टी का एस्टिमेशन सबसे पहले किसने दिया था? तो उसमें तीन चार नाम दिया रहता है, उसमें से चाहे तुझे एक नाम मिलेगा अलग, दूसरा लकड़वाला हो सकता है, फिर तीसरा चाहे तेंदुलकर हो सकता है या रंगराजन हो सकता है। ठीक है,
इन जो 4 नाम बताऊंगा, ये चारों नाम को एकदम अच्छे से वैसे ही याद रखना जैसे तुझे तेरा नाम याद है। ठीक है, तो पहले पहले बार अगर हम कहें कि कैलोरी मेथड में किन 2 इंसान का नाम याद रखना है तुझे, एक अलग जी का और दूसरा लकड़वाला जी का, क्योंकि अलग कमिटी ने भी कैलोरी मेथड के बारे में बताया था। अलग कमिटी के टाइम ये जो कैलोरी था थोड़ा और कम था। ठीक है, हाँ, बाद में जब लकड़वाला साहब आए तो लकड़वाला साहब के टाइम में ये कैलोरी मेथड पढ़ाया गया। तो तुझे ये नहीं पूछेगा कि अलग के टाइम में कितना कैलोरी था। ठीक है, ये लेकिन लकड़वाला के टाइम वाला कैलोरी पूछ सकता है, क्योंकि अलग वाला रिपोर्ट बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये लकड़वाला याद रखना। ये दोनों पर्सन किससे रिलेटेड करते हैं, कैलोरी से, और ये किस चीज का एस्टिमेशन देते हैं, पावर्टी का। ठीक है, पावर्टी एस्टिमेशन यही बताता है ना कि अगर कोई इंसान एक दिन में गांव में 2400 कैलोरी लेता है तो गरीब नहीं है, यानी पावर्टी का एस्टिमेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सैलरी मेथड में। सैलरी मेथड में 2 जन का नाम आता है, किसका किसका, सैलरी मेथड। सैलरी मेथड में आता है एक तेंदुलकर कमेटी और र से रंगराजन कमेटी। एक तेंदुलकर तेंदुलकर कमेटी और र से दूसरा रंगराजन कमेटी। ठीक है, रंगराजन कमेटी। ये 2 नाम किसमें याद रखना, सैलरी मेथड में। इन्होंने भी किसके बारे में बताया था, किसका एस्टिमेट किया था, पावर्टी का। ठीक है, पावर्टी का एस्टिमेशन दिया था। अब इसमें देख, तेंदुलकर कमेटी ने रूरल के बारे में बताया और अर्बन के बारे में बताया था। अर्बन यानी कि कोई इंसान जो गांव में है, गांव में अगर वो एक दिन में 27 रुपए खर्चा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में है वो 33 रुपए कोई खर्चा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। बात समझ में आया? हाँ। बाद में आए रंगराजन जी। रंगराजन जी ने क्या कहा, 27 रुपए से बढ़ा करके उसे कर दिया 32 रुपए। ठीक है, 32 रुपए। और अर्बन में 33 रुपए से बढ़ा करके कर दिया 47 रुपीज। यानी कि कोई इंसान गांव में 32 रुपए पर डे खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं है, और कोई इंसान शहर में 47 रुपए पर डे खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं है। बात समझ में? तो पावर्टी एस्टिमेशन में तुझे कितने लोगों का नाम याद रखना है, 4। पावर्टी एस्टिमेशन। ठीक है, पावर्टी एस्टिमेशन में कौन कौन सा नाम याद रखेगी तू, पहले अलग अलग, दूसरा याद रखेगी कौन, लकड़वाला लकड़वाला। ये दोनों को अगर और स्पेसिफाई करेगा तो क्या कर देगा कि सैलरी की कैलोरी कैलोरी। और तीसरा आ जाएंगे तेंदुलकर तेंदुलकर और चौथे रंगराजन रंगराजन। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये दोनों जन है, ठीक है, ये हैं सी रंगराजन और ये हैं तेंदुलकर जी। बात समझ में? हाँ, तो ये चारों नाम एकदम अच्छे से याद रखना, बार बार कह रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो पावर्टी है, किसी भी देश की पावर्टी है, उसे और किस तरीके से एस्टिमेट किया जा सकता है। क्योंकि इन लोग जो दे रहे थे डेटा ना, इन लोग के पास कोई मैथमेटिकल डेटा नहीं था, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था पावर्टी का। ठीक है, तो पावर्टी को ग्राफिकली और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए
मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो दो जो कि एक ग्राफ लाया गया और एक मल्टीप्लायर लाया गया। देख मैं दिखाता हूँ, ग्राफिकली और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉवर्टी। ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने लाया लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लाया गया गिनी मल्टीप्लायर। गिनी मल्टीप्लायर या इसे गिनी कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। कोएफिशिएंट अरे स्पेलिंग क्या रहता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, ओके। अब देख, अब समझते हैं हम लोग ध्यान से लॉरेंज कर्व किस तरीके से पॉवर्टी का जो कि एस्टिमेशन देता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, और गिनी मल्टीप्लायर किस तरीके से देता है। ठीक है, अब जैसे तुझे पता है कि हमारे देश में जो पैसा है ना, पैसा यानी वेल्थ, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है कि अनइक्वल है। अनइक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। यानी देश में अगर हम बात करते हैं तो देश में जो लगभग 73% जो पैसा है ना, 73% जो पैसा है वो लगभग 1% लोगों के पास है। ठीक है, और जो बचा हुआ 27% पैसा है वो 99% लोग उसमें खेलते हैं। ठीक है, ये है पीपल और ये है वेल्थ। ठीक है, मनी। कितना क्लियर है? हाँ, तो देख, अब जो ग्राफ ये लॉरेंज कर्व होता है ना, वो इन्हीं दोनों के बारे में बताता है कि किसी भी देश में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी पब्लिक में किस तरीके का है। इसके लिए क्या करना रहता है, तो एक ग्राफ बनाना रहता है। जैसे अगर हम ग्राफ तो ध्यान से समझना है, इसमें इस ग्राफ में एक तरफ लिखा गया इनकम, इनकम परसेंटेज वाइज। ठीक है, और एक तरफ बनाया गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नंबरिंग करी गई, जैसे मान लो हम करते हैं 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और फिर इसी तरीके से यहाँ कर दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100।
40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब देख, अगर कोई देश है जिस देश में पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जितने परसेंट लोग उतने परसेंट लोगों के पास उतना परसेंट पैसा, यानी अगर 10% लोग हैं और 10% लोग के पास 10% पैसा है, तो ये ग्राफ कैसे, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, 10% लोग 10% पैसा, है ना। अगर 20% लोगों के पास 20% पैसा हो तो ऐसे कर जाएंगे, 30% के पास 30% रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, 40% के पास 40% रहा तो हम ऐसे कर लेंगे, है ना। इसी तरीके से देखते देखते अगर 90% के पास 90% पैसा रहा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसा। और यहाँ जहां जहां जो पॉइंट जहां पर मिला है, अगर हम उसको इस तरीके से मिलाते हैं और इसको ऐसे खींच देते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है वो परफेक्टली 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये ग्राफ होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री में से अगर मैं 90 डिग्री में से अगर मैं उसको 45 डिग्री पर कट करूं, मिलाऊं, ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी अगर किसी देश में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इक्वल है तो ये जो लॉरेंज कर्व होगा वो कितने डिग्री से जाएगा, 45 डिग्री। अगर किसी भी देश में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, जितने पॉपुलेशन उतना पैसा, जितना पॉपुलेशन उतना पैसा, तो उस देश का ये जो लॉरेंज कर्व हो वो 45 डिग्री से गुजरेगा, और एक आइडियल कंडीशन है। क्या किसी भी देश में ऐसा पॉसिबल है? हेलो हेलो, मैंने कहा कि अगर किसी कंट्री में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी पॉपुलेशन में इक्वली है तो उसे ग्राफ के जरिए हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे यानी कि जो ये लाइन रहेगी वो एकदम बीचों बीच से जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगी। तो ये तो एक क्या है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है। क्या दुनिया में किसी भी देश में ऐसा हो सकता है कि जितने लोग हो और उस देश का जितना पैसा हो सबके अंदर सबके एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो? नहीं हो सकता है। अरे घर में खुद नहीं होता है तो पूरे देश में कैसे होगा, है ना। तो इसलिए इस लाइन को कहते हैं परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। क्या कहते हैं? परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। और ये जो पॉपुलेशन वाला लाइन होती है इसे कहते हैं परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन। परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन। परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन, बात समझ में? परफेक्ट, ये सीधा जो 45 डिग्री पर गया है, 45 डिग्री पर, तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। और ये क्या होता है, ये लाइन क्या बताता है कि किसी भी कंट्री का जो इनकम है वो उस देश के पॉपुलेशन में परफेक्टली डिवाइडेड है, ठीक है, जबकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है, आइडियल कंडीशन है। और हमारे देश का अगर हम इसकी बात करते हैं वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैंने जैसे तुझे बताया कि हमारे देश में जो 73% पैसा है वो 1% लोगों के पास है, और 27% पैसे में 99% लोग काम कर रहे हैं। यानी अगर हमारे देश का तू लॉरेंज कर्व देखेगी तो कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे, ठीक है, कैसे जाता है, ऐसे। यानी कि यहाँ तू देख, इस चीज को समझ आराम से देख, यहाँ तू देखेगी कि ये जो 10% इनकम है, यहाँ देख, देखते रहना इसको,
ये जो 10% इनकम है, इस 10% इनकम में तू अगर देखेगी तो कम से कम यहाँ 50% पॉपुलेशन कवर हो रही है ना। इस 10% इनकम में ये 50% पॉपुलेशन कवर हो रही है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ इनकम का भी जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इनकम का परसेंटेज बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक पूरा 50% पॉपुलेशन इसी 10% में काम कर रहा है। और ये सिर्फ ये 50 से 60 में 10% का गैप, 60 से 70 में 10% का गैप। यानी अगर हम इनके बीच में देखें तो ये जो 10% के पास 10% लोग हैं, उनके पास देश का 30% 40% पैसा है। समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, फिर से समझाता हूँ मैं। को समझ, इसलिए बोला ये कंसेप्ट वाला चीज है। ये है पॉपुलेशन परसेंटेज में, और ये है इनकम परसेंटेज में। ठीक है, मैंने कहा कि अगर किसी भी देश में परफेक्टली पैसा पॉपुलेशन में इक्वली डिवाइडेड रहेगा तो उस देश का जो कर्व होगा वो 45 डिग्री से जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री से। और इसे हम क्या कह लें, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। और ये लाइन हो जाएगा परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन। ठीक है, हमारे देश में जो अधिक पैसा है, अधिक पैसा वो कम लोगों के पास है, यानी 1% लोगों के पास मैक्सिमम पैसा है। ठीक है, 1% लोगों के पास मैक्सिमम पैसा है, और बाकी जो 99% लोग हैं उनके पास कम पैसा है। ठीक है, कम पैसा वो मैक्सिमम लोगों के पास है। तो तू अगर इसका ग्राफ देखेगी ना तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, यानी यहाँ देख, ये जो ये सब दिख रहे हैं, ये सब अधिक लोग, जो बहुत सारे लोग हैं वो इसी कम पैसे में गुजारा कर रहे हैं। जबकि ऊपर देखेगी तो ऊपर में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो बहुत सारे अधिक पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर जाएगी तो पैसा बढ़ते जा रहा है ना, पैसे का परसेंटेज। और यहाँ देखेगी तो यहाँ जैसे मान ले 100% लोग लिखा हो, 100% में तो अगर मैं कहूँ कि 80% लोग इसी 10% में काम कर रहे हैं, और बचे हुए 20% लोग ये जो सारा का सारा पैसा है इसमें काम कर रहे हैं, तो पैसा किसके पास ज्यादा है? ये जो 20% लोग हैं उनके पास 80% पैसा हो जा रहा है। तो हमारा ये जो ग्राफ है ऐसे ऐसे जा करके जो ऐसे जा रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देख, ये है परफेक्टली इक्वलिटी लाइन और ये परफेक्टली इनइक्वलिटी लाइन। तो परफेक्टली इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बीच में जो गैप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, और इसको कहते हैं लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व यानी कि समझ, ये जो लॉरेंज कर्व है ये जैसे जैसे इस तरफ परफेक्टली इक्वलिटी लाइन की तरफ बढ़ता रहेगा, परफेक्टली इक्वलिटी लाइन की तरफ बढ़ता रहेगा, उस देश में पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा होता जाएगा कि नहीं? इक्वलिटी की तरफ अगर बढ़ेगा तो इसको ऐसे समझ, अच्छा होता जाएगा ना। देख, हाँ, मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ। एक ग्राफ में इक्वलिटी, ये है परफेक्टली इक्वलिटी लाइन और ये है लॉरेंज कर्व, और दूसरा ग्राफ है सेम परफेक्टली इक्वलिटी लाइन और ये लॉरेंज कर्व। तो बता, ये लॉरेंज कर्व बता रहा है कि यहाँ जो लोग इतने हैं, इतने लोगों में पैसा एकदम मस्त डिवाइडेड है, और जो अनइक्वल है खाली इतने ही लोग बचे हुए हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे अगर ये आकर के एकदम यहाँ हो जाएगा, ये लॉरेंज कर्व एकदम परफेक्टली इक्वलिटी लाइन पे आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो पैसा है वो बराबर बराबर सब में बट गया है। हाँ, लेकिन यही जब अगर लॉरेंज कर्व परफेक्टली इक्वलिटी लाइन से नीचे आते जाएगा, अगर ये परफेक्टली इक्वलिटी लाइन ऐसे हो गया, एकदम सीधा हो गया, तो हम कहेंगे कि इस देश में एकदम मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम भयानक गंदा है। मतलब 0% लोग 99% पैसे को यूज कर रहे हैं, और जो कि 100% जो लोग हैं वो 1% पैसे में अपना जीवन गुजारा बसर कर रहे हैं।
बात समझ रहे? यानी जो हमारा लॉरेंज कर्व होता है, लॉरेंज कर्व अगर परफेक्टली इक्वलिटी लाइन की तरफ बढ़ रहा है तो उस देश में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। लेकिन ये लॉरेंज कर्व परफेक्टली इनइक्वलिटी की तरफ बढ़ रहा है तो उस देश में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। बात समझ में? हाँ, यानी कि अगर कोई चीज परफेक्टली इन, ये जो लॉरेंज कर्व है वो परफेक्टली इनइक्वलिटी यानी नीचे की तरफ आ रही है तो हमारे देश में गरीबी बढ़ती जाएगी, और अगर इक्वलिटी की तरफ बढ़ेगी तो गरीबी घटती जाएगी। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो बता, ये 45 डिग्री से जो रेखा गुजरती है, जो लाइन गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। और ये जो रेखा है बीच में ब्लैक वाला, इसे कहते हैं लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व अगर 45 डिग्री की तरफ बढ़ेगा तो उस देश में गरीबी बढ़ेगी या घटेगी? गरीबी घटेगी। और नीचे की तरफ आएगा तो गरीबी बढ़ेगी या घटेगी? गरीबी बढ़ेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, इफ लॉरेंज कर्व मूव्स टूवर्ड्स 45 डिग्री यानी परफेक्ट इक्वलिटी लाइन की तरफ, देन poverty in a country will decrease। क्यों? क्योंकि लोगों में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता जाएगा। ठीक है? अरे जोर से बोलना, तेरा माइक किधर है? इफ लॉरेंज कर्व मूव्स अवे फ्रॉम 45 डिग्री, then poverty in a country will increases। इतना चीज समझ में आ गया? तो किस तरीके से ये जो लॉरेंज कर्व है वो पावर्टी को दिखा रहा है? लॉरेंज कर्व पावर्टी को किस तरीके से दिखा रहा है, समझ में आया क्या? अगर ये लॉरेंज कर्व 45 डिग्री की तरफ बढ़ेगी तो पावर्टी कम होगी, और 45 से दूर जाएगा तो पावर्टी ज्यादा होगी। इतना समझ में आया क्या? ये था लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व, ठीक है? अब देख, अब लॉरेंज कर्व के बाद हम समझते हैं गिनी मल्टीप्लायर को। गिनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर तो हिंदी में कहते हैं गिनी गुणांक, ठीक है? गिनी गुणांक, इसमें सेम चीज अगर हम देखते हैं तो कॉपी करना है, देखना है, ठीक है? आगे समझते हैं गिनी मल्टीप्लायर के बारे में। देख, गिनी मल्टीप्लायर में कुछ नहीं, ये लॉरेंज कर्व को जो पूरा का पूरा डायग्राम उसको वापस से कॉपी कर लेना, बना लेना, और उसके बाद समझते हैं इसमें क्या होता है। गिनी मल्टीप्लायर, इसमें देख, इसमें ये वाला जो एरिया था, कौन सा? जब लॉरेंज कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है? इस एरिया को मान लिया ए, ठीक है? ये पूरा का पूरा एरिया क्या मान लिया? ए। ए, और ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला, ठीक है, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया पी। यानी कि
ए की तरफ अगर एरिया, ए वाला एरिया अगर कम होगा तो देश में गरीबी कम होगी, ठीक है। और ए वाला एरिया अगर बढ़ेगा तो देश में गरीबी बढ़ेगी। जब ए वाला बढ़ेगा तो बी वाला घटेगा, और ए वाला जब मतलब कि बी वाला बढ़ेगा तो ए वाला घटेगा। इसलिए तू ऐसा ऐसा दो बार इसको याद रखने में, सिर्फ ए वाले पर ध्यान दे, सिर्फ ए वाले पर, ठीक है। देख, गिनी गुणांक ने क्या कहा मैथमेटिकल टर्म्स में कि अगर कभी भी ऐसा हो गया कि सपोज, गिनी गुणांकों को पहले निकालते कैसे है उसका फॉर्मूला बताता हूँ। गिनी गुणांक का फॉर्मूला है निकालने का, गिनी मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला है ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। ए जिसमें रहता है एरिया, कौन सा एरिया, इन इक्वलिटी एरिया को रिप्रेजेंट करता है ए। जो ए रहता है ना, ए वो रिप्रेजेंट करता है इन इक्वलिटी एरिया, इन इक्वलिटी एरिया। यानी अगर ए घटेगा तो इनइक्वलिटी घटेगी, और ए अगर बढ़ेगा तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब देख, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और तू मुझे बताना कि किसमें इनइक्वलिटी ज्यादा है। बता, 1 नंबर या 2 नंबर, इनइक्वलिटी ज्यादा किसमें है। ज्यादा पता करने के लिए एरिया देखना। अगर देख, ये है तेरा क्या, लॉरेंज कर्व, इसके नजदीक है तो एरिया कम होगी, एरिया कम होगा तो इनइक्वलिटी कम होगा। एरिया का अगर मैं कहूं कि ये वाला जो ए है वो इनइक्वलिटी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस एरिया को अगर कम करते जाएगी तो इनइक्वलिटी कम होते जाएगा ना। हाँ, और इस एरिया को अगर तू बढ़ाते जाएगी तो इनइक्वलिटी बढ़ते जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से मैं क्यों पूछ रहा हूँ, एग्जाम में ना तुझे और कुछ नहीं पूछेगा, ऐसे 4 फिगर दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ इन ज्यादा इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तुझे पता ही नहीं रहेगा कि ये है क्या चीज, तो तू बताएगी कैसे, ठीक है। तू कहेगी कहाँ से दिया है ये हो गया तेरा परफेक्टली इक्वलिटी लाइन। और इसके बाद ये क्या है, लॉरेंज कर्व, ठीक है। ये है परफेक्टली इक्वलिटी लाइन और ये हो गया लॉरेंज कर्व। तो बता, 1 नंबर 2 नंबर, कौन से ग्राफ में इनइक्वलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। 1 नंबर में, बरोबर। यानी इसका एरिया क्या है, ये ए ज्यादा, एरिया बड़ा है और ये एरिया कम है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ कौन सा लॉरेंज कर्व है वो 45 डिग्री के ज्यादा करीब है और ये लॉरेंज कर्व 45 डिग्री से दूर है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब समझ इसको कि जब जब मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पे ये हमारा इक्वलिटी लाइन और यहाँ से हमारा ये लॉरेंज कर्व, ठीक है। लॉरेंज कर्व, अगर ये लॉरेंज कर्व बढ़ते बढ़ते इस इक्वलिटी लाइन पर आ जाए तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या 1। 0 हो जाएगी, क्योंकि ए बचेगा ही नहीं एकदम से, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो समझ, जब ए 0 हो जाए, केस 1, केस 1, इफ इफ ए इक्वल टू 0, तब बता गिनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 0
अपॉन 0 प्लस b, यानी कि क्या हो जाएगा 0। ठीक है 0। अब बता दूसरी चीज बता, जब जब ये a है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ से। अगर a, ये जो तेरा ये लॉरेंज कर्व है, वो लॉरेंज कर्व इस पर आ जाए, इस पर एकदम इस पर, तो b की वैल्यू क्या होगी? ये तो है a, ये तो है b, तो b की वैल्यू क्या होगी? 0 या 1? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो केस 2 if b इक्वल टू 0, देन गिनी कितना हो जाएगा? गिनी हो जाएगा a अपॉन a प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी तुझे क्या मिल गया? ये जो गिनी मल्टीप्लायर है, गिनी मल्टीप्लायर कितने से कितने के बीच में मूव कर रहा है? हाँ, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, गिनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आएगी, गिनी मल्टीप्लायर वैल्यू मूव्स बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अब बता, ये जो हमारा गिनी मल्टीप्लायर है, वो अगर 0 है तब देश के लिए अच्छा है कि 1 है तब देश के लिए अच्छा है? ध्यान से देख के बताना। ये वे छोड़ दे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि गिनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 रहेगा तब देश के लिए अच्छा होगा, या गिनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 रहेगा तब देश के लिए अच्छा रहेगा? 0 रहेगा तब देश के लिए अच्छा रहेगा, यानी वहां पर ऑप्शन दे देगा गिनी 0.2, गिनी 0.3, गिनी 0.8, गिनी 0.9। Which one is better for a country? Which value of Gini is better for a country? बता। 0.2। अब तेरे को समझ में आ गया कि किस तरीके से ये जो गिनी मल्टीप्लायर है वो किसी देश की गरीबी और इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लॉरेंज कर्व है वो किस तरीके से किसी भी देश की गरीबी और इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज कभी भी जो गिनी की वैल्यू रहेगी, गिनी मल्टीप्लायर की वैल्यू रहेगी, वो कितने से कितने के बीच में रहेगी? 0 से 1 के लिए। ठीक है, तो देख, नॉर्मली अगर हमको ये पता नहीं रहता और ये अगर एग्जाम में आता, तो हम हर चीज के लिए क्या सोचते हैं? किसी भी चीज का वैल्यू 1 होगा तो बेहतर होगा, है ना, 0 होगा तो खराब होगा। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। हाँ, 0 रहेगा तो देश के लिए बेहतर है, मतलब 0 तो कभी होगा नहीं, 0 कोई भी कंट्री में होगा नहीं, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का हो जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो 0.2, 0.5, 0.8 ऐसा हो सकता है। बात समझे? इतना क्लियर हो गया? तो देख, अगर तुझसे कोई पूछ दे कि बताओ गरीबी का जो एस्टिमेशन होता है, गरीबी के एस्टिमेशन के लिए किस ग्राफ का यूज किया जाता है या किस कर्व का यूज किया जाता है? फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, नंबर 1, विच काइंड ऑफ कर्व इज यूज्ड? कर्व यूज होता है कौन सा? लॉरेंज।
लॉरेंज, ठीक है। और कहेगा कौन सा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर या कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट तो गिनी, गिनी। कहेगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन देता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन देता था, NSSO। कौन सी कमिटीज बनी थी, हाँ। और कोई पढ़ाया हो क्या, अलग, लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन, रंगराजन, ठीक है। इतना चीजें याद रखा। मैंने ये भी बता दिया कि ग्राफ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और ये भी बता दिया कि गिनी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया सब, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।